दोस्तों, एक बात इन दिनों भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में बड़ी आम हो चली है। भारतीय समाज में, हम भारतीयों में, बाहर के लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं किसी विदेशी निवेशक की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम भारतीय की बात कर रहा हूँ और वो चाहे मिडिल क्लास का हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब हो। एक बात बड़ी आम हो चली है, वो ये है कि हम सभी कन्फ्यूज़्ड हैं हमारे देश के आर्थिक विकास के संबंध में। कंफ्यूज का मतलब ये नहीं है कि हम ये थॉट रख रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा, और कंफ्यूज का मतलब ये भी है कि हम लोग शायद इस भ्रम में भी हैं कि विकास हो रहा है। और इन सब चीजों के बीच में हमारी राजनीतिक सोच नहीं है। राजनीतिक सोच के बाहर जाकर इस तरीके का विश्वास नहीं बन पा रहा। क्या भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है? एक उलझन है हर किसी के दिमाग में। नमस्कार, मैं डॉक्टर पी एस वोरा। आप सबका स्वागत है टीसीएच पर, टीसीएन पर। हर भारतीय के दिमाग में इन दिनों एक ये बात चल रही है, क्या क्या भारत वास्तव में आगे बढ़ रहा है? और अगर बढ़ रहा है तो उसमें मेरा हिस्सा कहाँ है? उलझा हुआ है वो। अब देखिए, ये उलझने जो है ये हमारी आर्थिक नीतियों में दिख रही है। हालांकि एक बात जरूर ये भी सच है कि आर्थिक नीतियों में मजबूती है, और उस मजबूती के नाते भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ भी रही है। लेकिन आर्थिक नीतियां एक भ्रम में भी हैं, इल्यूजन है एक। वो इल्यूजन ये है कि सरकार को लग रहा है सबका विकास हो रहा है, और यही जो सरकार का भ्रम है, आर्थिक नीतियों का भ्रम है, उसने समाज में उलझने पैदा कर दी हैं। लोग कंफ्यूज्ड हैं। और मैं पहले कह चुका हूं, ये जो विचारधारा है ये राजनीति से संदर्भ नहीं रखती है। मतलब जिस पार्टी की सत्ता है, अगर मैं उसका समर्थक हूं, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं सोच रहा हूं कि विकास हो रहा है। मैं भी भ्रमित हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 4 ट्रिलियन की हो रही है तो उसमें मेरा क्या। और ऐसा भी नहीं है कि जिस पार्टी का मैं उस पार्टी का समर्थक हूं जिनकी सरकार नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए विरोध कर रहा हूं। ये उलझन आम आदमी के दिमाग में है, सरकार पूरे समाज में है, और सरकार इस पर कुछ शायद नहीं कर रही है, क्लैरिटी भी नहीं है, सरकार को खुद को भी क्लैरिटी नहीं है। अब देखिए, जैसे एक बात आपको बताता हूँ, जीएसटी के आंकड़े इन दिनों आए 2025-26 जो भी खत्म हुआ 31 मार्च को। तो जो जीएसटी के आंकड़े आए हैं, पूरे साल में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, वस्तु व सेवा कर जिसे होता है, जिसे मोदी सरकार क्रेडिट लेती है कि उन्होंने डेवलप किया 2017 में, तो जो जीएसटी कर है वो 22.27 लाख करोड़ रुपए का इकट्ठा हुआ है। और बात यह है कि पिछले साल से 8% अधिक है। 22.27 लाख करोड़ का कुल कलेक्शन, और पिछले साल 2024-25 से 8% ज्यादा। दोस्तों याद रखिए, ये जो साल बीता है 31 मार्च को, वित्तीय वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में ग्लोबल इश्यूज के बहुत इफेक्ट्स पड़े हैं। एक तो ट्रम्प साहब ही हैं जिन्होंने जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने उलझा के रखा हुआ है भारत को। उन्होंने भारत पे 50% के टैरिफ ठोके हैं, और उस टैरिफ से हम सभी भयभीत रहे हैं, या हम सबको भयभीत बनाया गया है। वो टैरिफ किस पर था? वो टैरिफ एक्सपोर्ट्स पे थे। और वो कौन से एक्सपोर्ट? जो हमने करने थे, और वो जाके अमेरिका के मार्केट में वो टैरिफ लगने थे। लेकिन हम सब भयभीत हुए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और सरकार ने उन टैरिफ के डर से बचने के लिए जीएसटी कट्स भी किए। याद होगा दिवाली से पहले। चलिए एक बार फिर मैं इस मुद्दे पे आता हूं, जीएसटी के संग्रहण पे। दोस्तों, जीएसटी का जो संग्रहण आया है वो आया है 22.27 लाख करोड़, पिछले साल से 8% ज्यादा। और तो और मार्च के महीने में ये 1.78 लाख करोड़ आया है, 1.78 लाख करोड़। हम सबको बधाई होनी चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था में इतना जीएसटी का संग्रहण आ रहा है। मार्च का महीना पिछले 12 महीनों में अप्रैल के बाद सबसे अधिक संग्रहण कर पाया। अप्रैल यानी जो पहला महीना था 25-26 का, तब जीएसटी का संग्रहण था 2 लाख करोड़ से ऊपर, और आखिरी महीने में गया 1.78 लाख करोड़। अब बात यह है, मैं जो आपको कहना चाहता था कि क्या आर्थिक नीतियों में भ्रम नहीं है? क्या आर्थिक नीतियां उलझी हुई नहीं है? क्या हम सरकार से ये प्रश्न ना करें क्या कि अगर आपने जीएसटी के कट्स नहीं किए होते तो ये जीएसटी का कलेक्शन और ज्यादा होता? क्या हम सरकार से प्रश्न नहीं पूछ सकते क्या आपने जीएसटी का कट जो किया था वो अमेरिका के टैरिफ के प्रेशर के कारण किया था, या आपने घरेलू बाजार में खपत को बढ़ाने के लिए किया था? आपने हमें कहा कि आप खपत को बनाए रखना चाहते हैं। बनाया रखने की कोशिश थी या बढ़ाने की कोशिश थी? और हम जनता ने आपका समर्थन भी तो किया। अक्टूबर के जब दिवाली थी तो उस दिवाली में जीएसटी कर्स जस्ट दिवाली से पहले हुए थे,
और हमने कितनी खरीदारी की? हमने खरीदारी की 6 लाख करोड़ की। अब ये तो सब भारतीयों से पूछे जाना चाहिए कि उस 6 लाख करोड़ की खरीदारी में जीएसटी कट से प्रभावित होकर यह समझकर कि महंगाई कब हो गई है, हम लोगों ने खरीदारी नहीं की थी क्या? और क्या महंगाई कम हुई थी क्या? महंगाई कम हुई थी, सिर्फ सरकार का जीएसटी का संग्रहण कम हुआ। और याद करिए, मैं ये कह रहा हूं कि नीतियों में भ्रम है और सरकार खुद भी भ्रम में। जब सरकार ने जीएसटी के कट्स किए तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने आगे बढ़ के कहा बचत उत्सव मनाइए। यह बचत का उत्सव आ गया है। यानी सरकार दिवाली के त्योहार को बचत का उत्सव बना रही थी और कह रही थी कि आम आदमी बचत पर फोकस करके खरीदारी करे। इतने अजीब अजीब से शब्द है ये बचत उत्सव। वो बचत उत्सव था क्या? या वो ये था कि जीएसटी कम कर दिया है, जो चीज आपको पहले 15 रुपए की मिल रही थी 28% की जीएसटी के साथ, अब हो सकता है वो 18% के साथ आपको 10 रुपए की मिले। क्या हमें ये समझाया गया था कि हमने कंपनियों को भी कहा है तुम अपने मुनाफे कम करो, हमने कंपनियों को भी विक्रय मूल्य कम करने को बोला है? नहीं कहा गया था। सरकार का कंपनियों पे कोई जोर नहीं है। सरकार ने खुद अपने संग्रहण को कम किया था और हमें कहा कि बचत उत्सव है और हमने ताबड़तोड़ खरीदारी की। और उस कारण जो तीसरी तिमाही थी उसके रिजल्ट भी अच्छे आए। चौथी तिमाही तो अभी जनवरी से मार्च वाली है, उसके रिजल्ट तो तकरीबन 1 महीने बाद आएंगे। लेकिन हाँ, जीएसटी का संग्रहण आ गया है और एक बार फिर से अपनी पीठ ठोकी जा रही है कि जीएसटी का संग्रहण पिछले साल से 8% बढ़ गया है। अरे बॉस, अगर आप जीएसटी के कट्स नहीं करते तो क्या ये और ज्यादा नहीं होता? और अगर और ज्यादा होता तो आज जो ईरान का इश्यू चल रहा है, आज आप सोशल वेलफेयर पे और क्या नहीं खर्च कर पाते? आज व्यावसायिक सिलेंडर महंगे नहीं होते। तो बात यह है कि एक भ्रम है, आम आदमी उलझन में है, उसे समझ नहीं आ रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यार अमेरिका के टैरिफ का फर्क पड़ा क्या? और पड़ा तो कहां पड़ा? और कोई ये खुद क्यों नहीं सोचता है कि अमेरिका के टैरिफ का फर्क अमेरिका के घरेलू बाजार में एक्सपोर्ट्स महंगे होने से होना था, हमारी घरेलू बाजार में क्या फर्क पड़ना था? सरकार को पड़ना था। सरकार को कैसे पड़ना था? क्योंकि जिन कंपनियों के टैरिफ के कारण उनके निर्यात महंगे हो जाने थे, सरकार चाहती थी कि उनके प्रोडक्ट्स भारत के घरेलू बाजार में बिकते रहें, इसलिए उनकी जीएसटी के कट्स किए गए। अब एक दूसरी बात हो जो मैं ये कह रहा हूं कि समाज में उलझने, देखिए समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसे हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र। और उस असंगठित क्षेत्र, इसको इनफॉर्मल बोला जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। इस देश में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पिछले साल तक 44 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। उदाहरण टू, आपको संगठित क्षेत्र कौन है? किसी सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में आता है। उसमें प्लम्बर का काम करने वाला व्यक्ति भी वो है। सड़क के किनारे खड़े होके जिससे आप गोलगप्पे या टिक्की खाते हैं, वो भी असंगठित क्षेत्र है। एक टैक्सी चलाने वाला भी असंगठित क्षेत्र है। ऐसे लोग इस देश में 44 करोड़ हैं और इन लोगों की अनदेखी हुई थी कोरोना में भी, और इन लोगों की अनदेखी आज भी हो रही है। मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको। वो इसी साल के हैं, यानी इस साल के बीते 3 महीनों के हैं। जनवरी 1, 2026 से जब चीन ने एकाएक अपने यहां पॉलिसी बनाई, चीन हमारा पड़ोसी मुल्क जिनसे हमारे रिश्ते हमेशा तलखी वाले रहते हैं, उस चीन ने ये पॉलिसी बनाई कि मैं चांदी का एक्सपोर्ट बैन कर रहा हूं। विश्व में चीन चांदी का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है और हमारे यहाँ चांदी का मैक्सिमम इंपोर्ट चीन से होता है। याद रखिए कि चांदी का इन दिनों उपयोग आभूषणों के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में भी होता है, एआई में भी होता है। ये जितने सोलर्स के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें चांदी एज ए रॉ मटेरियल यूज होती है। एआई में चांदी एज ए रॉ मटेरियल यूज होती है। अब चूंकि चाइना को लगने लगा कि इंडिया बहुत बड़ी टक्कर दे रहा है एआई पे और रिन्यूएबल एनर्जी पर, तो चीन ने चांदी का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि भारत के घरेलू बाजार में चांदी के मूल्य बढ़ के 3 लाख रुपए तक चले गए। सरकार ने कुछ नहीं किया। चांदी का घरेलू बाजार में जो आभूषण का मार्केट है वो खत्म हो गया, तबाह हो गया। एक पायजे जो एक घरेलू महिला जिसमें मजदूरी करके बनाया करती थी, 5 से 8 हजार रुपए की बनती थी, जो हमारी बच्चियां पहनती हैं, उसकी कॉस्ट चली गई 40,000 रुपए। और हुआ क्या? ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले लोगों ने चांदी की पायजेब बनानी बंद कर दी और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से मिलने वाला ये रोजगार जो घरेलू महिलाओं को, श्रमिकों को, मजदूरों को मिला करता था हर शहर में,
आपके आसपास देख लीजिएगा, आभूषण की शॉप्स होती थी, वहां महिलाएं और गरीब लोग बैठ के ये आभूषण बनाते थे, उनका रोजगार चला गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसी तरह की दूसरी मार इन दिनों पड़ रही है जब हम देख रहे हैं ईरान के युद्ध के कारण, आप देख रहे हैं कि एलपीजी की शॉर्टेज आ रही है। लेकिन हमें लगता है कि एलपीजी की शॉर्टेज का है, मेरे घर पे तो नहीं है, ऐसा शायद आप लोग भी फील करते होंगे आपके घर पे नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली में या बड़े शहरों में जहां मजदूर कुछ कारखानों में काम करते हैं, वो अपना खाना दिन का जो है वो कैंटीन में खाया करते हैं, उसी फैक्ट्री की कैंटीन होती है, वो कैंटीन्स बंद हो गई हैं। क्या आपको पता है यूनिवर्सिटीज में, कई विश्वविद्यालयों में कैंटीन बंद हो गई हैं और वहां के स्टूडेंट्स को बाहर जाके खाना पड़ रहा है। और क्या आपको पता है टैक्सी चलाने वाले वो लोग जो दिन भर सड़क पे चलते हैं, वो सुबह का खाना घर से खा के निकलते हैं और बाहर एक दफा खाना खाते हैं। उसी ओला उबर वालों की बात कर रहा हूं जिन्हें आप लोग बुक करके बुलाते हैं, उनका खाना महंगा हो गया है। तकरीबन 20 से 30 रुपया थाली की कॉस्ट बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई है। हम लोगों को ये लग रहा है कि सिलेंडर कहां शॉर्ट हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस समाज में, सब ये हमारा भारत का समाज कई तरीके से बंटा हुआ है, मध्यम क्लास का समाज भी। इसमें एक तबका वो भी है जिनमें 10 लोगों के ऊपर एक सिलेंडर है, और एक तबका वो भी है जहां पे 6 लोगों के पास 2 कनेक्शन से 4 सिलेंडर है। अब अगर पिछले 30 दिनों से युद्ध चल रहा है और एक ही सिलेंडर खत्म हुआ है और उसको बुक करा दिया गया है और वो 25 दिन बाद मिल जाएगा, लेकिन 3 सिलेंडर अभी भी आपके बैकअप में है, तो चूंकि आप लाइन में नहीं खड़े हुए हैं, मैं लाइन में नहीं खड़ा हुआ हूं सिलेंडर लेने के लिए, तो हमें लग रहा है एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन एलपीजी की शॉर्टेज है। और चूंकि सरकार उन लोगों के लिए जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो एक आम आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, उन्हें आर्थिक नीतियों में इस तरह की एकाएक होने वाली दुर्घटनाओं से कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई भी उन्हें सहारा नहीं मिलता है, तो उलझा हुआ है। उसे लगता है समझ में नहीं आ रहा है कि 4 ट्रिलियन हुआ भी है ये नहीं हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था का साइज, क्योंकि मैं तो वही का वही खड़ा हूं। अब उसी तरह से 2-3 बातें और आपके साथ बताना चाहता हूं कि उलझने क्यों हैं। एआई की बहुत बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और आपको बता दूं कि भारत का सर्विस सेक्टर जो पिछले 30 सालों से, जिसमें आईटी सेक्टर डोमिनेट करता रहा है, जिसकी कमाई खाता रहा है, जो एक्सपोर्ट करता है, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से पैसा कमाता है, उस आईटी सेक्टर पे एआई की गाज गिरी हुई है। अमेरिका की एक छोटी सी फर्म है एंथ्रोपिक। उस एंथ्रोपिक ने जब 7 फरवरी को अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था एआई का, तो भारत की सारी बड़ी आईटी कंपनीज के शेयर मार्केट में 7% का डिप आ गया था। उस एंथ्रोपिक की वो प्राइवेट फर्म है और उसकी रीच है, उसकी वेल्थ है 360 बिलियन। और हमारी सभी बड़ी आईटी कंपनी जो डॉक्टर टिप्स में है, उनकी टोटल वेल्थ को गुना कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 340 बिलियन आता है। और दूसरी बात, अभी इसी 1 अप्रैल की 2 दिन पहले सभी अखबारों ने छापा है, गूगल कर लीजिएगा, ओरेकल जो एक अमेरिकन कंपनी है, उसने भारत में उसके 50,000 कर्मचारी हैं, 50,000 कर्मचारियों को 1 अप्रैल को सुबह की ईमेल भेज दी है और करीब 3 से 4,000 लोगों की छंटनी कर दी गई है एआई के चलते। एआई के चलते नौकरियां जा रही हैं। और ये बात भी हमें समझ में आनी चाहिए कि भारत की शिक्षा में कहीं भी आज एआई है ही नहीं। अगर हमने एनईपी बनाया था, तो एनईपी बनाते समय हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्यों नहीं सोचा? ओपन एआई और चैट जीपीटी उससे पहले मार्केट में आ चुकी हैं, हमने इस चीज को नहीं सोचा। तो आज जो बच्चा बीटेक कर रहा है, वो आज अगर एआई को पढ़ेगा भी, तो भी वो 4 साल या 2 साल 3 साल बाद जब ग्रेजुएट होके आएगा, वो कॉर्पोरेट में एडजस्ट नहीं हो सकता। और आज जो बीटेक करके इमीडिएटली जाने वाला है, उसके लिए तो शायद अब कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऑलरेडी जो कॉर्पोरेट्स में, स्पेशली आईटी कंपनीज में नीचे वाले लेयर पे काम कर रहे हैं, एआई उनको सबको रिप्लेस करने वाली है। एक बहुत बड़ी बेरोजगारी आने वाली है आईटी सेक्टर में, फ्रेशर्स को नौकरी नहीं मिलेगी और जो लोवेस्ट लेयर पे काम कर रहे हैं उनकी छंटनी होने वाली है। और बाहर की कंपनी में छंटनियां शुरू कर दी हैं। हाँ, हमारे इंडिया की 1-2 कंपनी है, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो सर्विसेज में नहीं है, जो प्रोडक्ट बनाती हैं, चाहे वो फिनैकल बनाती हैं, चाहे भारतीय पासपोर्ट सेवा करके एक प्रोडक्ट बनाती हैं, उन पे हो सकता है दिक्कत ना आए, लेकिन ओवरऑल तो दिक्कत है। और एक और चीज, स्टॉक मार्केट, जिसका हम लोग बहुत गुणगान करते हैं, वो स्टॉक मार्केट आपको पता है पिछले 15 महीनों में, जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, उसने विश्व में सऊदी अरब के बाद सबसे कम रिटर्न दी है। हम अपने आप को इमर्जिंग मार्केट बोलते हैं, उभरते मार्केट बोलते हैं। उभरते मार्केट्स में एवरेज ग्रोथ रही है पिछले 15 महीनों में 50%। ब्राजील में तो 80% रहा है और हम लोग नेगेटिव में रहे हैं।
और आपको एक बात और बता दूं, जब स्टॉक मार्केट की ग्रोथ नेगेटिव है तो उसका फर्क अब सिप पर भी पड़ने लग गया है। सिप जिसे हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। और आपको बता दूं, सिप का इतना प्रमोशन हुआ है पिछले कुछ वर्षों से कि सिप जो है ना, वो 3 से 4 हजार रुपए मंथली प्राइस पे भी हमारे कई लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं समाज में, जिसकी तनख्वाह 20 से 25 हजार का है और वो 2 से 3 हजार तक की सिप लगा रहा है, उनकी सिप नेगेटिव हो रही है। क्यों इस चीज पे फोकस नहीं किया जा रहा? क्यों हम नहीं समझ रहे हैं कि हमें हमारी पॉलिसियों में कुछ वास्तविकता इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी? हम ना तो रोजगार पे काम कर पा रहे हैं और लोगों के रोजगार भी जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं समझ आ रहा है। और एक बात और जो मेरे को बड़ी कचोटती है, मुझे समझ में नहीं आती है कि हम जब हमारे यहाँ एआई की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एआई का इन्वेस्टमेंट किस पर? शिक्षा में या आईटी में और या आरएनडी पर? अगर हम एआई का इन्वेस्टमेंट आरएनडी पे करवाएं तो हो सकता है हम बहुत जल्दी, हमारे पास बड़े बड़े पेटेंट हो, बड़े बड़े हमारे पास नए प्रोडक्ट्स हो, मेक इन इंडिया में अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाए। अगर हम एआई का इन्वेस्टमेंट हमारी आईटी सेक्टर में करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसकी गाज तो हमारे युवाओं में बढ़ेगी, उनकी नौकरियां जाएगी। तो ये सब ऐसी कुछ बातें हैं जिनसे उलझने हैं समाज में। आदमी जो है वो भ्रमित है और वो उलझा हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर विकास हो रहा है तो मेरा विकास कहाँ है। हाँ, वो खर्च जरूर कर रहा है, उसका खर्चा जरूर बढ़ गया है, उसके घरों में नई नई चीजें आ रही हैं। अब अगर वो उसे ही अपना विकास समझ रहा है तो एक दिन उसकी जेब बहुत जल्दी खाली हो जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।